आदाब। मैं हूँ अमिता परशुराम, मीता, फाउंडर ऑफ एपी पासम। सुखनवर बहुत अच्छी सीरीज़ के सेकंड सीज़न के थर्ड एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं आलमी अदब की ताबिंदा सितारे अमार इकबाल से। अमार इकबाल एक ऐसा मोतबर नाम जिसकी शनाख्त के कई हवाले हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसके कई पहलू हैं। दुनिया भर में पढ़े और सुने जाने वाले शायर, अदीब और मुसन्निफ अमार इकबाल अदब की दुनिया के माजी और मुस्तकबिल को जोड़ती हुई एक अहम कड़ी है। इन्हें फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में भी गहरी दिलचस्पी है और इसका असर उनके कलाम में भी नज़र आता है। इनकी 10 किताबों में कुछ ऐसी हैं जिसमें इन्होंने रिनाउंड लिटरेरी फ़िलोसॉफ़िकल राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया है, जैसे कि फ्रांस काफ्का, जर्मन ऑथर, या फिर फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कामू। अमार अपने दिल की सुनते हैं, मगर ख़ुद को कभी किसी नेगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव सोच का ग़ुलाम नहीं होने देते। मगर ये भी सच है कि वो ज़हनी आज़ादी और ज़हनी आवारगी का फ़र्क बाखूबी समझते हैं। जहाँ एक तरफ अमार शायरी से जुड़ी विरासत नई नस्ल तक पहुँचाने में अपनी कोशिशों में कामयाब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका मानना है कि तब्दीली ही शायरी की बका है। अदब की आबदारी करने के लिए अमार इकबाल की शायरी एक अहम रोल निभा रही है। और अब आगे बढ़ने से पहले इनकी एक गज़ल से चंद अशआर। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियाँ, सब ज़माने गुज़र गए मुझ में। ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, फिर समंदर उतर गए मुझ में। और अब वो शेर जिसकी मकबूलियत बेकरां है, मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाए, मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाए, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। कैसा मुझको बना दिया अम्मार, कैसा मुझको बना दिया अम्मार, कौन से रंग भर गए मुझ में। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। लिए अमर इकबाल साहब से। अमर साहब, बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत है, इस्तकबाल करती हूँ एपी बज़्म के सुखनवर बहुत अच्छे मंच पर। बहुत शुक्रिया आने का। बहुत आपका शुक्रिया कि जरा नवाजी आपने इस लायक समझा। मैं हाजिर। इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ और सच तो ये है कि वो सवाल जो फहरिस्त बन रही थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे हर जवाब आपसे चाहिए था, ऐसा लग रहा था। तो मैं बिल्कुल हाजिर। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अमार इकबाल से रूबरू उसी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। देखिए, हम आपको कभी मिले नहीं हैं, सोशल मीडिया पर मुलाकातें हैं। हमने आपके इंटरव्यूज देखे। जब भी मेरे कोई शायर मेहमान आते हैं तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ। तो कभी कोई अपने मुल्क के हों तो मिलना जुलना भी रहता है, लेकिन आपको तो सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली हूँ। कुछ आपके इंटरव्यूज भी देखे, आपका कलाम तो हम पढ़ते ही हैं। तो मैंने ना एक खाका बनाया है अपने हाँ, समझ से और अपनी फीलिंग्स से, कि जो मुझे फील हुआ। तो आप अगर इजाजत दे तो मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे दिल में क्या आई बिल्कुल बातें। बिल्कुल। ठीक है। अ, सबसे पहली जो थॉट था मेरा वो ये कि अमर इकबाल जो है, ही इज नॉट जस्ट अ पोएट, ही इज वे मोर बियॉन्ड दैट। उसमें
अभी हम बात करेंगे जो जो एस्पेक्ट सामने आए, चाहे वो फिलोसफी से जुड़ा है, चाहे वो साइकोलॉजी से जुड़ा है, एक राइटर भी है, एक ट्रांसलेटर भी है, बहुत सारे पहलू सामने आए। आपकी शख्सियत पे नजर जाती है तो मुझे एक बहुत प्यारा सा बैलेंस मिला, इम्तिजाज इंटेलिजेंस और इमोशन का। इट्स नॉट आइदर और। तो आपकी ब्रिलियंस लॉजिक की तरफ भी और इमोशंस की तरफ भी। फिर उसके बाद मेरे दिल में आई ये बात कि ये शख्स जो है बहुत ही हसास है, लोगों के साथ जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदरें हैं, ये नजर आता है वाजे तौर पर। उसके आगे बढ़ती हूँ तो मुझे इस शख्स में एक केयरिंग एटीट्यूड, कंपैशन और एम्पथी नजर आती है। नेचर के लिए प्यार नजर आता है, जानवरों के लिए प्यार नजर आता है, और कोई भी शख्स कहीं का भी हो उसके साथ इनजस्टिस ना हो, ये भावना नजर आती है किसी भी लेवल पर। और इतना कि इवन नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक जज्बा है। तो ये स्पीशीज के अक्रॉस ही नहीं है जो आपका ये जज्बा है। मेरे दिल में आपको सुनते सुनते रोमांटिसिज्म का दौर समहाउ मेरे जहन से गुजरा। और यूं तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, लेकिन जो कुछ फीचर्स जिसकी वजह से मेरा जो जहन है वो रोमांटिसिज्म की तरफ गया, वो इसलिए क्योंकि मैं आपके एटीट्यूड में देखती हूँ कि आप यू रियली वैल्यू पीपल्स सब्जेक्टिविटी। उनका सच क्या है, किसी और का सच क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी इमोशंस के साथ जुड़ना, इमोशंस को क्रिएटिविटी का जरिया बना के ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करना, उसको रद्द ना कर देना कि ये सिर्फ एक इमोशन है। और फिर ये कि एक बहुत ही पैशनेट चीज जो मैंने देखी, पैशन फॉर फ्रीडम, फॉर हम्म। क्रिएटिविटी। आप जैसे आपको एक्सप्रेस करना है, अपने दिल से चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, पाबंदियां आती हैं, लिमिटेशंस आती हैं, रिवायतें आड़े आती हैं, तो अमर इकबाल जो है उनको, उनसे जूझता है, समझता है, और जहां सही समझता है आगे बढ़ भी जाता है। और फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी देता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं कि सिर्फ मेरे दिल में आया तो किया। आई थिंक यू गिव अ लॉजिक फॉर दैट। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जो हैं ये उस दौर मुझे रिफ्लेक्शन देती हैं मेरे माइंड में। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो मैं समझ पा रही, आपके इंटरव्यू से आ रहा है जिनमें आप, एक और फीचर आपका है कि बहुत स्पॉन्टेनियस हैं आप। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन ये खाका मैं बना पाई कुछ हद तक। अ, जरूर चाहूंगी कि आप बताएं आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, या फिर और कुछ अमार के बारे में हमें जानना चाहिए तो जरूर बताएं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई मस्ट से दैट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जितनी आपने सारी गुफ्तगू की। शुक्रिया। यानी कि उसमें ये है कि उमूमन बातचीत होती रहती है, और पर्सनल लेवल पर भी थैंक्स टू जूम एंड ऑल दैट लोगों से बातचीत रहती है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जिन हजरात का काम ही ये है कि इंटरव्यूज करना या ये करना, तो चैनल्स वगैरह पे भी आना जाना होता है। तो उसमें गुफ्तगू शुरू होते ही मैं बड़ा मायूस हो जाता हूँ कि जब आपको सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि आपने वाकई चीजों को देखा है, परखा है, महसूस किया है। बहुत तो बहुत इसके शुक्रिया। लिए अव्वल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं, मुझे बेहद बहुत तहे खुशी दिल है, से मुझे शुक्रिया। खुशी है कि आपको ये छोटी सी, मेरी मेरी ये कोशिश तो आई थिंक एक मुझे एसेंशियल फीचर लगती है अगर किसी से बात करनी है। वाह। और फिर उसमें दूसरी बात ये है, मैं यहाँ से करूँगा, पहले एक बीच की बात करूँगा कि मेरी शायरी की एक किताब है, उसका नाम है, उसका उन्वान ही है मंजरूब। जी। अच्छा, मंजरूब क्या है, हम इसकी तरफ आते हैं। इससे हम्म। पहले देखें कि वजूदी फलसफे में सार्थर के कुछ मजामीन हैं, हम्म। बीइंग एंड नथिंगनेस के टाइटल से। कोर्स। ऑफ कोर्स। उसमें वजूद को वो इसी तरह डिफाइन करते हैं कि एक बीइंग फॉर इट सेल्फ है, एक बीइंग इन इट सेल्फ है। राइट। एक आप अपने लिए वजूद रखते हैं, दूसरा आपका वजूद वो है जो सामने वाले का या आपको देखने वाले का या आपको ऑब्जर्व करने वाले का
जो खाका बनता है, आपका सब्जेक्टिव वजूद है और फिर एक आपका वो वजूद है, ये दोनों चीजें मिल के फिर बताती हैं कि आप कौन बेशक। है। जी। तो आपने भी जिस तरह चीजों को बयान किया, जिस तरह देखा, या जो जो भी रिफ्लेक्शंस चीजों से गए, तो हम्म। यकीनन वही चीजें हमारे वजूद का हिस्सा हैं, और उसी से एक मुकम्मल शख्सियत बनती है। न सिर्फ इससे कि आदमी खुद अपने आप को क्या समझता है, एक तो हम्म। कुछ ना कुछ आदमी अपने आप को समझता है, फिर हम्म। उसके बाद ये होता है कि कुछ ना कुछ इंसान अपने आप को समझाना चाहता है। वो आपकी जात का बेस्ट बेस्ट से बेस्ट वजूद होता है, जो जी। आप अपने आप को बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ। करेक्ट। बिल्कुल। और देखिए, ये जो आपने अभी मंज रूप की बात की ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा आपके। इनफैक्ट ये भी एक बहुत हॉबी है कि वो जो मैंने कहा कि आप अगर कोई बैरियर ब्रेक करना चाहते हैं तो आप करते हैं, अगर नए अल्फाज जोड़ने हैं। परिंदगी आपने टाइटल रखा अपनी बुक का, तो वो भी जी। एक एफर्ट था कि जो मुझे कंप्लीट लग रहा है वर्ड, जो और डिस्क्रिप्शन के साथ जा रहा है, मैं क्यों ना रखूं। और आपकी जो भी एक रीसेंट गजल में आपने वो वर्ड यूज किया है, हमेशगी, मैंने हाँ। पहले किसी और को नहीं सुना ये वर्ड यूज करते हुए, मुझे बहुत नहीं ही नहीं अच्छा नहीं। लगा। तो ये आपकी जो है एक्सपेरिमेंट करना, उसकी लॉजिक समझना, और उसके बाद बिल्कुल आपके पास वजाहत होती है कि ये मैंने क्यों यूज किया, उसमें कुछ गलत नहीं है। उस पर भी मैं बाद में कुछ जरूर बातचीत करूंगी जब हम अल्फाज की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात करेंगे। लेकिन मुझे बहुत मुतासिर किया आपके बहुत सारे पहलुओं ने, और आपकी जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे अपने लिए पर्सनली बहुत ही अहम है, वो है कि आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं। जब आप अ, कोई रेजिस्ट करते हैं कुछ, या फिर कोई उसको रिबेल करना भी कह सकते हैं लोग, जिसको कहना है, तो वो एक हिम्मत मांगता है। आपके कामों ने आपकी हिम्मत का मुजाहिरा किया है, और वो हिम्मत बहुत अपने शुक्रिया। कॉन्फिडेंस से आती है। आप अपने आप में कितना बिल्कुल। फेथ रखते हैं। तो मुझे ये चीजें बहुत ही इम्प्रेस की। और एंड आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट, दैट यू, आप अपनी और शर्तों पे जीते हैं, लेकिन अपनी शर्तें दूसरों पर इम्पोज नहीं करते। ऐसे ही। जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए मुझे आपसे मिलकर और भी ज्यादा खुशी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। डर ऐसे के ही है। जीतने वाले बहुत लोग होते हैं। और वो जो आपने तो कहा मंजरूप, लेकिन आई थिंक मंजरूप तक आना भी सबके बस की बात नहीं होती। वो उसके बियॉन्ड काफी छुपे छुपे ही रहते हैं। जी हाँ। जी हाँ। मंजरूप तो जहां मैं समझ पाई हूँ आपको, आपको सुनकर, वो ये है कि एक ऑलमोस्ट एक इसेंशियल डिसेप्शन होती है। बेशक हम अपने आप को, यानी कि मुकम्मल हकीकतों में तो हम एक दूसरे के सामने आ ही नहीं सकते। हम्म। हम्म। अब आप देखें, बल्कि सिर्फ इनफिरादी तौर पे नहीं, हम्म। ग्लोबली आप देखें, इस बात जी। का अंदाजा आप अक़वाम की फितरत से भी करें, इस बात का अंदाजा हम मशरिक़ व मगरिब से भी करें, तो हम्म। मामला यही है कि एक तरफ इंतहाई एक्सट्रीम है अपने आप को छुपाने की, जी। अपने आप को दबाने की, और जी। एक तरफ इतना एक्सप्रेशन है कि वो आजादी का इतना इजहार है कि वो दूसरे की आजादी में माइल हो जाता है। एक बेशक। किसका न जाने वो जुमला है, मैं नाम भूल गया, शायद शायद यूसुफी साहब का ये जुमला है, किसी के बारे में वो लिखते हैं। इस हम्म। वक्त ये बात काबिले गर्दन सदनी भी हो सकती है, लेकिन वो किसी के बारे में लिखते हैं कि मैंने अपनी नजरें झुका के उनकी सतरपोशी की। आहा। तो एक दुनिया तो इधर चल रही है कि देखने वाले को अपनी नजर झुकानी पड़ती है, आप कितने आजाद हैं। हम्म। हम्म। और एक दुनिया तो इधर चल रही है कि आपको इतना खोजना पड़ता है कि आप हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाते। शायद वो भी अपनी हकीकत तक नहीं पहुंचते, इतना गुम जाते हैं। बेशक बेशक ऐसे ही। तो बात ये है कि ये मयाना रवि दरअसल हकीकत पसंदी है, जी। कि सिक्के के दोनों रुख अपनी जगह है। हम्म। हम्म। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, वो जो आपने उसको एक मिडिल स्पेस दिया है मंजरूब को, और दोनों एक्सट्रीम्स की बात की है, क्योंकि यही सच्चाई है दुनिया की। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपका मंजरूब जो है वो हिपोक्रेसी नहीं है, जी। जहां तक मैं ऐसे समझी। ही। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। वो ना अपनी आजादी इजहार में हिपोक्रेसी या मुनाफकत है, क्योंकि उसमें लामहला कहीं ना कहीं मफाद परस्ती का पहलू आ जाता है।
बेशक। आप आजादी के वो हुकूक मांगते हैं कि जिनसे आपको जाती फायदा होता है। हम्म। और ये तो छुपाना तो और हकीकत ना बताना तो है ही हम्म हिपोक्रेसी एंड मुनाफकत। हम्म। तो इसलिए रास्ता जो सीधा रास्ता है, इसको हम लोग यहाँ पर यानी कि जिसको सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, हम जहाँ जिसको सीधा रास्ता कहते हैं, इसकी हम्म भी अगर हम मजीद खोलें तो सीधा रास्ता जो स्ट्रेट लाइन है, साइंटिफिक डेफिनेशन उसकी क्या है? उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि वाह। आपको कहीं से कहीं तक पहुंचना है तो सबसे छोटा फासला जो होगा वो बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट होगा, सीधा और वो रास्ता। दरमियान से जा रहा होगा। हम्म। बाकी जो भी इधर उधर उसके घूमेगा वो फासला भी लंबा तय करेगा, और वो देर से फिर उसी देर से पहुंचेगा वो उसी हकीकत तक। ये हम्म बात कहना, यूं कहना है कि भाई हकीकत खुल तो जाती है, हम्म देखने वाले भी अंधे तो नहीं होते, हम्म। हकीकत हम सब जान रहे होते हैं। जी। तो वो खुल तो जाती है, लेकिन वो फिर वो इतना घूम के खुलती है। सो कॉन्वोल्यूटेड हो बेटर जाता यही है है कि सब। आप सीधे हम्म। गुजरे, और सीधे गुजरेंगे तो आप दरमियान से ही गुजरेंगे। जी बिल्कुल, और आसानियां पेश आती हैं ऐसा करने में, बजाय इसके कि कॉन्वोल्यूटेड रास्ता लिया जाए। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा मशवरा भी, और जो जो फिलॉसफी इसके थ्रू पहुंचती है वो अलग फायदा है। तो आप इजाजत दें तो थोड़ा आगे बढ़े, मैं कुछ शायरी से जुड़े कुछ दो तीन सवाल करना चाहूंगी। जी। वैसे तो देखिए, आपकी शख्सियत का मैंने पहले ही बयान किया है। आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, आपकी 10 किताबें हैं, 10-11 किताबें हैं, उसमें कुछ ट्रांसलेशंस हैं यूरोपियन फिलोसोफर्स की, अपनी पोइट्री भी है। मगर फिर भी मैं पहला एम्फेसिस शायरी पर रख रही हूँ एक दो सवालों में। बड़े सिंपल सवाल हैं लेकिन बड़े मुश्किल जवाब हैं। अच्छा। और और हर एक का अलग अलग ही जवाब होता है। तो मैं आपका जानना चाहूंगी कि शायर पैदा होते हैं या बनते हैं? इज इट इनेट और एक्वायर्ड, दिस एबिलिटी टू राइट उर्दू हम्म पोइट्री? हम्म। और इसी से जुड़ा एक और सवाल कर देती हूँ ताकि फिर वो आप उसको खुलकर हमें बताएं और समझाएं कि अगर उसमें और या दोनों भी हो सकते हैं, सम पार्ट इज इनेट, सम इज एक्वायर्ड, लेकिन जो एक्वायर्ड पार्ट है, जो सीखने वाला पार्ट है, उसमें शायरी से जुड़े भी दो पहलू हो सकते हैं। एक वो कि जो क्राफ्ट साइड है, जिसमें हाँ हम सीख सकते हैं, रदीफ काफिया बहर वगैरह सिखा सकते हैं स्कूलों में उस्तादों से। लेकिन मुझे लगता है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, उसके बियॉन्ड, फॉर गुड पोइट्री बियॉन्ड द क्राफ्ट कुछ होता है जो क्लासों में नहीं सिखाया जा सकता। और यहाँ मेरे जहन में आ रही हैं चीजें ऐसी जैसे कि सिंबल्स को समझना और इस्तेमाल करना, इस्तियारे, अलामतें, अल्यूजन्स, और या फिर तलाजमा। इसको आप स्किल की तरह हम्म। सिखा नहीं सकते। तो मैं चाहूंगी कि जी। आप इन कुछ चीजों पर कलेक्टिवली रोशनी डालें अच्छी शायरी के लिए, जो भी आपके व्यूज हैं। ये मैं अक्सर बात करता हूँ, बल्कि कुछ किताबों के पेश लफ्ज में और वैसे भी, सिर्फ शायरी नहीं बल्कि ब्रॉडर प्रिस्क्रिप्टिव में, इसके लिए मैंने जो इक्वेशन कायम की है वो है एक्सप्रेशन प्लस एक्स इज इक्वल टू आर्ट। ओके। इजहार और इजहार प्लस एक्स, फिर जाके वो आर्ट बनेगा। अब ये जो एक्स है एक्स क्या ये है? सबका अपना अपना है। वंडरफुल। शायर का अपना है, मुसव्विर का अपना है, और फिर उसमें हर शायर का अपना अपना है। तो वाह। अव्वल तो इजहार बहुत जरूरी है। जब आपने इजहार कह दिया तो इजहार में सदाकत खुद ब खुद आ गई। बेशक। ट्रुथ इसमें खुद ब खुद आ गया कि आप अपनी जात का इजहार करें। यहीं हम्म। पर बहस तमाम हो जाती है आफाकियत और इनफिरादियत की भी, यूनिवर्सैलिटी की भी। कि हाँ, आप इंडिविजुअल। जितना अपनी जात के अंदर उतरेंगे, हम्म। जितना अपनी जात की बात करेंगे, उतना ही कुल इंसानियत से जुड़ेंगे, क्योंकि लामहल आप हैं तो इंसान। बिल्कुल। तो जितना आप सदाकत से आप अपनी बात करेंगे, उतना ही आप इंसानियत की और इंसान की बात करेंगे। ये कितना और इस इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है ना ये। जी, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही आपकी ऐसे ही। सब्जेक्टिव चीज आपके अंदर से निकलती है वो आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी, लेकिन वो इस तरह पेश की गई और इस तरह सदाकत से एक्सप्रेस की गई कि वो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। बेशक बिल्कुल ऐसे ही। तो इंटरेस्टिंग। जितना ज्यादा आप अपने आप से जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा आप कुल इंसानियत की बात करेंगे। ये तो बात आपके इजहार की हो गई। उसके साथ जो लेकिन अब इसके साथ एक एक्स क्यों जुड़ता है?
जो आपको हम्म, आर्टिस्ट बनाता है। कि भाई इजहार तो अपना एक पैदा होने वाला 2 मिनट का बच्चा भी करता है, वो रो जी रहा होता है। जी। रोना तो आर्ट नहीं होता। हम्म। बेशक। अलबत्ता रोना आर्ट नहीं होता, अगर वो किसी खास लय में रोने लगे, या फिर जीसस की तरह, मसीहा की तरह वहीं पर वो अपने रोने में बयान करने लगे, चीजें हकीकतें आप पर खोलने लगे, वाह। तब वो आर्ट बनेगा। तब वो आर्ट बनेगी। इस एक्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप यहाँ पर पिकासो कहता है कि पैदा, वो इस सवाल का जवाब पिकासो दे देता है हम्म। कि जी पैदा तो हर आदमी आर्टिस्ट होता है। आई नो यू सेड इट बिफोर ऑल्सो, वेरी ये इंटरेस्टिंग। बारहा मैं ये बात करता हूँ कि भाई हम्म। पैदा तो हर आदमी आर्टिस्ट होता है। फिर वक्त के साथ साथ कुछ लोग इसको सिर्फ अपनी बात तक रखते हैं, अपनी जात तक रखते हैं। कुछ लोगों को, यानी कुछ लोगों का एक्स हैवी हो जाता है, कुछ लोगों का एक्सप्रेशन हैवी रहता है। जिनका सिर्फ ओके। एक्सप्रेशन हैवी रहता है वो आम हम्म। जिंदगियां गुजारते हैं। हम्म। क्योंकि वो जो एक्स का बोझ है ना, वो मतलब 12 हफ्तफलाक भी इस नातवा शाने पे है। हाँ। जुल्फ से कहना कि आहिस्ता सरे शाना खुले। वाह वाह वाह। और सब बिल्कुल। पे खुलने की हमी को ख्वाहिशें हरगिज न थी। पहला मिसरा यूं नहीं है, लेकिन बहरहाल एक दो होंगे कि हम जिन पर फकीराना खुले। और हम्म। उस कदर मैं उसके पैमाने में आती जाएगी, हम्म। जिस कदर भी जिस पे तहदारी है पैमाना खुले। वाह वाह। यानी सवाल ये नहीं है भाई, शरबत तो दुनिया भर में कायनात का, यानी कि माना, यानी कि हम्म। एहसासात, यानी कि महसूसात, ये तो दुनिया भर में बेताशा मौजूद हैं, बरस रहे हैं। सवाल तो ये है कि आपका कप कितना डीप है। ये रोमी का सवाल है कि हाउ डीप इज योर कप, आपका कप कितना डीप है। आप जो एक्स लेके घूम रहे हैं, बात हम्म। उसकी है। इसके बाद अगली बात आ जाती है क्राफ्टमैनशिप की, हुनर की। हम्म। ये लामहला आपको सीखना पड़ता है, और ये सीखने के लिए लाजिम है कि आपका कोई ना कोई उस्ताद हो। वो उस्ताद हम्म। आपका रियल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, कोई ऐसा आपको नसीब हो गया है जिससे आप अपना उस्ताद कह सकते हैं, तो हम्म। आप बहुत लकी हैं। हम्म। लेकिन वो अगर नहीं भी है, तो अब तक का भाई, हमारी कुल जिंदगी 60-65 साल की है, कहानी करोड़ों साल की है। हम्म। तो ये करोड़ों साल की कहानी में करोड़ों असातिज़ा गुजरे हैं जो जी। आपके पास मौजूद हैं। लेकिन हम्म। इनसे सीखने के लिए भी, माजरत मुझे पता है मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन बात मैं नहीं नहीं, मुकम्मल अपनी बिल्कुल करना आप चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा कि बताइए और कट मत करिएगा, मुझे हर जी लफ्ज जी जी, चाहिए। इस सीखने के अमल में भी, इस क्राफ्टमैन में भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा अहम वो एक्स है। मिसाल के तौर पर आप जाके, भाई आप क्यों रो रहे हैं, हम्म। आप क्यों रो रहे हैं, तो कहने लगे जी वो मीर रोए थे, गालिब रोए थे, इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। तो हाँ। ये तो मतलब मीर ने शायरी की थी, गालिब आपने भी। भाई आप रोएंगे तो आपका कोई ना कोई मसला होगा, मसला होगा। और आप उस रोने में कोई ना कोई एक्स शामिल कर देंगे, तो फिर आप मीर हैं, फिर आप गालिब हैं, फिर आप इकबाल हैं। हम्म। ये है जी। नहीं बिल्कुल, और ये एक्स जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, आई होप कि सब इसको सोचकर वो एक्स अपने अंदर तलाश करेंगे। कभी कभी वो छुप बिल्कुल। जाता है। और मेरे जहन में एक वो फ्रेंच फिलोसोफर जो है रूसो, जॉन रूसो की बातें याद आती हाँ, हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि बच्चा तो कितना प्योर, कितना अच्छा पैदा होता है, और फिर ये समाज उसका क्या कर देता है। उसके एक्सपीरियंसेस को डिनाई करना, डिसमिस करना। और आई थिंक यही है, जबकि वो आर्टिस्ट हमारे अंदर का मर जाता है शायद, जब ये सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस और इम्पोजिशंस, या फिर ये डाइकोटमीज की ये सही है ये गलत है, और वो कोई तय करता है। तो आई थिंक ऐसे ही। इस एक्स को ढूंढना तो जरूरी है हर एक के लिए, अपने अंदर की वो जो एक खास उनकी अपनी प्रेजेंस है, अपने ही अंदर अपना मरकज। ऐसे ही उसको ढूंढना है, उसको जिंदा रखना है। और ये इत्तेफाक से जैसे गुफ्तगू करते हुए हमारे मुंह से निकला ना कि वो जो अंदर का शायर मर जाता है, तो वो बेचारा जब मर जाता है तो उसकी बॉडी भी जाती कहीं नहीं है, वो फिर अंदर अंदर सड़ती है। और जब अंदर अंदर सड़ती है तो उसमें से बदबू आती है, वो फ्रस्ट्रेशन की तरह निकलती है दूसरों पे, फिर और वो गुस्से में निकलती है। वही फिर वो जो अग्रेशन बन दफातर रही में है। हम देखते हैं ना, एक बहुत ऐसा किरदार है जो सब पे गुस्सा कर रहा है। जी। वो मसला यही है कि उसका एक्स बेचारे का इस मुआशरे ने सड़ा दिया होता है, फिर उसका जिससे खुद ताफुन को फैलता ना है। मिलने दिया जाए, वो औरों से क्या मिलेगा। ऐसे सोचिए ही। की बात। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत जरूरी बात है, और मुझे लगता है
खास तौर पे ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं शायरी, लेकिन आई थिंक देयर इज अ ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ इट विच हैज टू रीच देम, कि सिर्फ कहीं पर थोड़ा सा कुछ क्राफ्ट सीखने से ही नहीं होगा। जी वो जी तो जी, दोनों, हाँ, दोनों में से किसी भी एक से नहीं होगा कि आपको ये करना दोनों पड़ेगा चीजें। फिर, और दूसरे के लिए तो एक और, अगेन आई रिपीट कि ये बात कहीं गैर अहम न समझी जाए कि उसके लिए भी एक मुर्शद का, एक उस्ताद का, एक मेंटोर का बहुत होना जरूरी है। जरूरी है। अभी भी गुफ्तगू में मुझे जो अशार याद आए, वो जो अशार याद आए, जो बात याद आई, वो सारी हमने भी सीखी ना। मीर मीर अहमद नवेद साहब के शेर थे, हम्म। और वो बातें भी हमने सुनी, हमने सीखी, फिर वो उसको अपने अंदर उतारा, तब जाके कोई ना कोई चीज ऐसे सामने आती है। इसकी मिसाल यानी कि वही, वहीं से मुझे बात वही याद आ गई, निकी के मिसाल आप लें, आप जी बहुत मेहनत करें, गौर व फिक्र करें, आप बैठे हुए, आप 20 साल एक कमरे में यूं बैठ जाएं, 20 साल बाद आप शोर मचाते हुए निकलेंगे, मैंने पहिया बना लिया, तो लोग कहेंगे भाई पहिया 20 साल पहले, 200 साल पहले बन चुका है, क्योंकि आप आउट ऑफ टच रहे ना, आपको पता ही नहीं था बारात कहाँ जा रही है। हम्म। तो इस जो करोड़ों साल की कहानी यहाँ तक आ गई है, वो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट, उसमें हम्म। से आप निचोड़ेंगे। हम्म। आइंस्टाइन ये अपने मजमून में लिखता है ये बात कि थैंक्सफुल आपको ये पेन बनाने वाले का भी होना चाहिए, ये पेन जो आपके हाथ में है, इसमें 10 लोगों की मेहनत है, हम्म। तो यू नीड टू बी थैंक्सफुल। पता है, यही एक बात बहुत बुरी लगती है मुझे अमर, कि जो जो लोग कर चुके हैं, जो सहूलत है आज हमारे पास, एक नहीं हजारों ऐसी चीज, उसकी कद्र करना इंसान भूल गया है। एवरीवन टेक्स अ बिल्कुल लॉट फॉर ऐसे। ग्रांटेड। जी जी जी। ये बड़े दुख की बात है, और आपने ये जो पॉइंट उठाया है, ये तो बड़ा सोर पॉइंट है मेरे दिल में, कि अ लॉट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। और जब वो नहीं हम्म। होता ना, तब पता चलता है। मुझे लगता है फ्रीडम को भूल चुके थे लोग, कि जब फ्रीडम नहीं थी तो क्या था। वो जब पहली लॉकडाउन लगी तो पहली बार होश आया था उनको, लेकिन सैड फिर थिंग याद आया। और सैड थिंग इज, तब सारे के सारे बड़ी प्यारी प्यारी पोस्ट डालते थे, ये देखो आज एक चिड़िया आई, ये देखो आज मैंने ये बनाया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन दूर हुआ, कोविड कम हुआ, पीपल आर बैक विद अ वेंजियंस टू द सेम ओल्ड सेल्फ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। विच इज वेरी सैड। मैंने सोचा था कि शायद उसके बाद कुछ बदलाव आएगा इंसान में, आया लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं आया। तो खैर, वो एक और मुद्दा है। आपने जो भी बात कही ना, इससे जुड़ा एक सवाल और है, जो कि आपके ही किसी थॉट को मैंने सुना था कहीं, उसी से जुड़ रही जी। हूँ। आई एम गोइंग टू कोट यू, आई टुक योर कोटेशन। आपने कहा था कि unconsciously picked up knowledge and learning is much more हाँ। effective than consciously done chapter learning, और या फिर जो भी हम करते हैं। और उसको, इसको शायरी के साथ जोड़ के बताए कि ये जो अनकॉन्शियस लर्निंग के रूट्स क्या हैं, शायर के लिए कोर्सेज क्या हो सकते हैं, किस तरह का मुताला, किस तरह की ऑब्जर्वेशन जिंदगी की करें, क्या करें। एक तो क्या ही कहने हैं आपके, दोबारा दाद कबूल कीजिए, वो जोन का शेर मुझे आपके लिए याद आ गया, खास आपके लिए, कि जी अभी न शुक्रिया। दीजियो जवाब के मैं झूम हम्म। तो लूं सवाल पर अपने, आहा। वही जाता है शुक्रिया। अच्छा, मुझे कि मैं ये वाला झूम तो जवाब लूं। देकर, ये जवाब देकर मैं फिर आपसे जरूर एक गजल सुनना चाहूंगी। पहले बेशक, मैं ये मैं 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 अर्ज करता हूँ, जी। मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, तो बात में भूल ये गया गजल में। अनकॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं हाँ जरूर सुनना चाहूंगी हाँ, कि हाँ। ये बात हाँ। देखें, इसकी ये गुफ्तगू हम शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं यहाँ पाकिस्तान में और आप वहाँ हिंदुस्तान में, हम्म। जितनी हमारे पास छोटे बच्चों की मदर्स है ना, हम्म। जिनके बच्चे भी 10 11 12 साल के हैं, और पहली बार उनका एक्सपोजर हो रहा है सेकंड लैंग्वेज से, तो वो एक 10 11 12 साल के बच्चे को देखे कि वो उर्दू ज्यादा अच्छी सीखी हुई है उसने, कि अंग्रेजी ज्यादा अच्छी सीखी हुई है उसकी, उर्दू ज्यादा अच्छी, जो हम्म। आपके पास है उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी होगी, जो पंजाब में है उसकी पंजाबी ज्यादा अच्छी होगी, हम्म। हम्म। क्योंकि वो लर्निंग उसकी एक तरह से, उसमें सबकॉन्शियस लर्निंग भी शामिल है, ट्रू। और जो कॉन्शियस लर्निंग है वो बाद में सीखता है, कभी भी ये दोनों जबानें L1 और L2 बराबर नहीं हो सकती। तो करेक्ट। ये मिसाल है जी उस जुमले की जो मैंने अर्ज की थी कि इट्स अमेजिंग वाह। हाउ यू लर्न व्हेन यू नॉट टॉट। क्या। एक ही बात, ये तो जनरलाइज्ड बात हो गई। अब इस जनरलाइज्ड बात को प्रिसाइज हम करते हैं शायरी की तरफ।
देखिए जी, शायरी का पहला ताल्लुक जो है वो आपके कान से आप है, फ्रीज कर रहे हैं। सुनने से है। जो सुनने में हमें अच्छा लगता है वो शायरी होती है। उसके लिए मुतालिया लाशऊरी तौर पर इस तरह मदद करता है कि आप जब बारहा असातिज़ा की मिसरे पढ़ते हैं, याद करते रहते हैं, आपके पास से गुजरते रहते हैं, तो दिमाग हम्म सबकॉन्शियसली वो सांचे बना लेता है अपने जहन में, जो हर हम्म। मिजाज के एतबार से होते हैं। करेक्ट। फिर कोई थॉट आता है तो वो लामहला पहले उस सांचे में उतर जाता है, वो हाँ हाँ मिसरा खुद ब खुद बन जाता है, जिसको आप ये समझते हैं जी आमद हो गई। हाँ हाँ। तो वो सांचे बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए असातिज़ा को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी एक शर्त है। बल्कि जिस तरह बच्चे गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में अक्सर वो चीट कोड लगा देते हैं, उसका मैं चीट कोड बताता चलो। उसका अच्छा। चीट कोड ये है कि आप जितनी बार मुतालिया करें, खास तौर पर शायरी पढ़ें, उसको इतनी आवाज में पढ़ें कि आपको आपकी आवाज आती रहे, साइलेंट रीडिंग ना करें। तो आपकी वो सबकॉन्शियस लर्निंग हाँ होगी हाँ। जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि आपकी आवाज आपको आती ये रहेगी, बहुत दिमाग उस बहुत। वो आवाज और उस आवाज में से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा। और फिर एक हम्म स्टेज पे जाके वो दिमाग आपका ट्रेंड हो जाएगा। और लिखने वाले तो हम्म। यहाँ तक इस बात को लिख चुके हैं, मुकदमा शेर व शायरी में अल्ताफ हुसैन अली साहब लिखते हैं कि 4,000 अशार आपको जबानी जब तक याद ना हाँ। हो तब तक आप जी एक जी। शेर ना कहें। तो 4,000 अशार वो क्यों हम्म। याद करा रहे हैं? वो यूं याद करा रहे हैं कि वो सांचे बन जाएंगे आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि किस वाह। लफ्ज की बेहतर नशस्त क्या है, कौन सा लफ्ज कहाँ हम्म बैठेगा तो क्या माना देगा। जैसे एक आर्टिस्ट को पता होता है कि किस रंग के साथ मैं कौन सा रंग लगाऊंगा, बहुत ज्यादा कहीं कंट्रास्ट ना हो जाए, जहां कंट्रास्ट बहुत हम्म ज्यादा होना है वहां पर रंग बहुत ज्यादा एक जैसे यकसा ना हो जाए। तो ये हम्म कैसे एक आर्टिस्ट ट्रेन होगा? भाई देख देख के ट्रेन होगा, जब वो शानदार लोगों की चीजें देखेगा। एक और बात का मैं इजाफा हम्म। करूँ, भी मैंने एक बड़ा शानदार हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जी, अपलॉज अदब का। वहां जी से जी। अक्सर हम प्रोग्राम करते हैं, वहां पर एक बात नहीं, मजीद आपके मैंने। सभी प्रोग्राम में देखती हूँ। आई सी अरे ऑल दीज बहुत प्रोग्राम, शुक्रिया, स्पीशीज़म पर और क्या नहीं। बहुत अच्छा बोला बहुत है आपने, शुक्रिया। वहाँ अच्छा, बहुत ही तो कमाल। उसमें ना एक एक जिक्र मैंने बोलता क्यों नहीं के हवाले से माइकल एंजिलो का किया था। माइकल एंजिलो जी के जी। हवाले से एक बात मैं वहां करना भूल गया था, तो यहाँ ये आपके लिसनर से शेयर करता हूँ, इसको रिलेट करके देखें। ये जी चार जी। हजार अशार याद करने के हवाले से और मेहनत के हवाले से, कि माइकल हम्म एंजेलो का दौर, लेकिन मसला ये है कि बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि रिजिड और सख्त दौर है, जहां पर लोग बख्शते नहीं है। इतने सख्त दौर में भी वो चर्च में जा करके और वो मुर्दा खानों में जा करके डेड बॉडीज को काट के, जब पोस्टमार्टम का सवाल भी नहीं था, तो वो काट के एक एक मसल देखता था माइकल एंजेलो, और एक एक मसल की मूवमेंट पे गौर हाँ करता था कि हाथ अगर ऐसा उठा होगा तो मसल कौन सा कहाँ से कितना फूलेगा और कितना मसल कहाँ से। इस बारीकी से वो ऑब्जर्व करता था, तब वो हाँ। ऐसे शानदार मुजस्समे बना पाया। पहाड़ों के नीचे शायर बैठा है, तो आज वो दौर है कि जब शॉर्टकट में सभी शायर बन रहे हैं। लेकिन सभी सच तो शायर ये बने। है कि दैट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स अगर नहीं हुए एक्सपीरियंस, तो वो फन आप तक नहीं पहुंचेगा। वो फन आप तक नहीं पहुंचेगा, और फिर सूरत हाल यानी बहुत तकलीफ दे हो जाती है। फिर मैं पसंद करने वालों से, सुनने वालों से, फैंस जो अपने आप को कहते हैं, मद्दाह जो अपने आप को कहते हैं, जी। यानी उनसे फिर मैं एक तरह का, अब ये बात थोड़ी सख्ती की तरफ जाएगी लेकिन हकीकत है, अलमिया है, कि हम्म फिर मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि भाई एक फैसला कर लो, या तो फला शायर हो सकता है या हमारे इकबाल शायर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। बेशक। यानी बहुत रशीद अच्छा करते हैं चंचीला और आप। मिर्जा गालिब दोनों शायर नहीं हो सकते, एक हो सकता है। नहीं, आप या तो हाँ। ये चीजें आप जो गाइडेंस दे रहे हैं ना, मैं सच बताऊं तो इसकी कमी बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह ये नहीं कि किसी को कोई है ही नहीं जिसको समझदारी ऐसी हो, लेकिन वो जज्बा कम हो गया है किसी को सिखाने का। ये भी ऐसे कम ही हो गया है। नॉलेज तो बिल्कुल कम है ही, लेकिन अगर नॉलेज है भी है उस भी। बारे में, तो वो जज्बा नहीं है कि वो दूसरों के लिए वक्त निकाल पाए या उन्हें समझा पाए, या फिर उनमें समझाने की वो सलाहियत ही नहीं है। हाउ टू एक्सप्रेस, ऐसे। क्योंकि देखिए, दो टीचर्स होते हैं, सेम हम्म। किताबें पढ़ते हैं, सेम टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पहुंचता है सीखने वाले तक, दूसरा नहीं पहुंचता। सो दैट्स नहीं पहुंच। समथिंग वेयर आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि जिस तरह से आप समझाते हैं, आई एम फ्रॉम एजुकेशन,
आई हाँ वाज आई रिटायर्ड एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, 40 साल पढ़ाया, तो मुझे एजुकेशन में इस चीज पर बहुत मेरी तवज्जो रहती थी कि सब्जेक्ट कैसे पहुंचाया जाए बिल्कुल। स्टूडेंट तक। और वो आपका जो स्टाइल है ना, कमाल का है, तो मेरी मुबारक है उसके लिए, क्योंककि आप जब समझाते हैं तो बात पहुंचती भी है और आपका जज्बा और भी है कि सिखाएं। तो ये आपने जो बताई बात, इससे मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं, और मेरा पर्टिकुलर फोकस होता है बिगिनर्स पर, कि वो इस चीज को शॉर्टकट ना ले। ये ना सोचे कि शॉर्टकट। दो गजल बन गई, हो सकता है दो गजलें अच्छी बनी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। लेकिन वो अपने आप में इब्तिदा भी नहीं है। जी 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 जी, है बिल्कुल। ना? तो चलिए, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका, इस जवाब का। अब मुझे जरूर आप कोई गजल सुनाएं अपनी। अम, मुझे तो खैर इतनी पसंद है कि मैं कहूँ ये एक सुनाए, दैट वोंट बी फेयर। लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं और दुनिया जहान में जो सुनने वाले हैं, और बस के बिना तो कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं सुना दूं? तो वो पहले उसी तो से आगाज करते हैं। बाकी जी मेरे जी। और बहुत सारी पसंदीदा चीजें हैं। हाँ, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, वाह। यूं बुनी है रगें जिस्म की, हाँ हाँ। एक नस टस से मस और बस, वाह उस मुसव्विर का हर शाहकार, हम्म 60 65 बरस और बस, वाह वाह वाह। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस, वाह। क्या है माबेने सैयाद सैद, हाँ हाँ। एक जाके कफस और बस। वाह। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप क्या सोच रहे थे जब ये आपने कही थी, कैसे आई, लेकिन फिर वो तो सवाल हर गजल के बारे में हो सकता है, कैसे जी आई। जी, ऐसे हाउ डिड यू ऐसे ही। फील वंस यू फिनिश्ड इट? क्योंकि इसका तो एक शेर सुनते ही समझ आ जाती है कि ये एक ऑलमोस्ट एक इमॉर्टल चीज हो गई है, हमेशा, हमेशा ये रहेगी, ये उन हमेशा रहने वाली चीजों में से है। आपको कैसा महसूस मुझे होता है? लगा आप था, इतनी बार सुनाते हैं इसको, इतनी बार सुनाते हैं, हाउ डू यू फील? हाँ वाकई, अब ना, अब तो इसको बल्कि वो, जब कोई सुनाने को इसको कहता है तो अब तो वो सुनाना नहीं होता, वो बजना होता है, अब तो मैं बजता हूँ। इतनी वो बार मैं समझ सुना। सकती हूँ, समझ, आई कैन हाँ, एम्पथाइज। ऐसे ही है। हम्म। तो हम्म जब ये गजल मेरे पास हुई, ये 2015 से पहले की गजलों हम्म में है। हम्म। क्योंकि ये अंदाजा मैं किताब से करता हूँ, चूंकि ये परिंदगी में शामिल है। अच्छा। इसका हाँ मतलब मेरे पास 3 अशार इसके हो गए थे। वो उन 3 अशार में भी यही बात थी कि मैं समझ रहा था जिस तक जो इसका रदीफ व काफिया था, जो जमीन इसकी तय हुई थी, जो बहर हम्म। थी, तो मुझे लग रहा था कि ये एक शेर हो जाएगा, हाँ। दूसरा भी शेर हो जाएगा। मुझे था नहीं कि ये मुझसे पूरी गजल हो जाएगी, ये हम्म पता हो, लेकिन वो फिर पूरी गजल हो गई। और उमूमन ये बड़ा खतरनाक मामला होता है। हम्म। यहाँ पर भी इंडिविजुअली भी अगर ये देखें, इनफिरादी तौर पे भी और मजमूई तौर पे भी, कि उर्दू जितनी मेहरबान जबान है उतनी ही जालिम जबान है। आप मेहरबान बताएं, ऐसे आप है क्यों कि कह रहे हैं ये ऐसा? हाँ, कि ये एक शेर पे शायर को जिंदा रखती है, एक शेर पे शायर, पूरा सच शायर में, जिंदा रख सकती है। सच लेकिन फिर ये वक्त के साथ साथ शायर को ऐसा कम से कम और कम से कम करती चली जाती है ना। साहिर की पूरी कुलियात में से साहिर की इस वक्त 12 या 15 चीजें मौजूद हमें याद हैं। हम तो जी में। ताजमहल का जिक्र कर लेते हैं, जी परछाइयों का जिक्र कर लेते हैं, जी। चंद चीजों का। राशिद की 10 गजलें मौजूद हैं, इकबाल की शिकवा जवाब इकबाल, और हम्म। उनकी जी चंद तो वक्त के साथ साथ ये छांटती रहती है, छांटती रहती है, ये तो छांटती सभी के रहती साथ हुआ है, है। सभी के साथ, बाय एंड लार्ज। हाँ बिल्कुल। फिर ये कोर बच जाता है। इस छाटने में ना एक सिर्फ सुपर ह्यूमन मिर्जा गालिब हैं हम में, जो 100 के 100 मौजूद हैं, जिनकी सच में। किसी गजल का कोई मिसरा आदमी कहीं से उठा ले तो हम्म। वो वैसे ही मिलता है। सबसे इब्तिदा में, बिल्कुल शुरू में, जो शेर सबसे ज्यादा और बड़ी तेजी से जिस शेर ने सफर किया, वो मेरे जख्म वाले अशार थे। रकमत। मैंने चाहा था जख्म इनफैक्ट वाले, मेरी इंट्रोडक्शन आपसे उसी के अक्सरियत की ख्याल से हुई। बिल्कुल, जी। अक्सरियत की ऐसे ही हुई है। तो तो क्या इन क्या अशार के चीजें बाद भी,
मतलब क्या बिल्कुल। करूं, शेर ही इतना अच्छा है मतलब। मैंने जो पढ़ा था, अब काफी वक्त हो गया इस बात को, लेकिन दैट इज व्हाट मेड मी सर्च जी अमार जी जी। इकबाल। अक्सरियत के साथ यही मामला था। अच्छा, इन अशार के बाद भी फिर मैं, जैसे मैंने इस गजल के बारे में जिक्र किया कि मैं यही परेशान रहता था कि या अल्लाह फिर अब पता नहीं कोई चीज होगी कि नहीं होगी। फिर वो थकन वाली गजल बहुत ज्यादा हुई। फिर ये फिर सबसे रीसेंट ये गजल है, ये वाली। यहाँ पर आके तो मैं एक शेर पे बहुत परेशान हो गया था कि अब मुमकिन है कि मुझसे ऐसी चीज ना हो पाए। फिर वो बजूका लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। तो नहीं बस देखिए, ये तो मेहरबानी शायद किसी की है, जो एक के बाद एक चीजें जो है वो ये लोगों के जो सामने खदशा रहती है, होता है बंदा ना शायद दिल रुक में, जाता है एक जगह पे। हाँ नहीं खदशा तो रहता है, वो राइटर ब्लॉक हो जाता है कई बार लगता है ये इतनी अच्छी है तो इससे इससे ज्यादा क्या क्या नहीं। हो पाएगा। ये चीजें जी तो आई थिंक नेचुरली होती हैं। लेकिन अब हम जब ये कह रहे हैं कि किस किस कैसे ये और चीजें आती हैं, अता है ऊपर वाले की। आपने एक जगह कहा था कि आमद कोई चीज नहीं होती शायरी के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैं चाहती हूँ, एक मौका मिल ही गया है तो इस सवाल को कर लेती हूँ कि आमद का तो हर वक्त हर कोई कहता है, मैं भी कहती हूँ कभी कभार हम्म। कि ये तो आमद, हम उस वक्त किस चीज से रेफर कर रहे हैं वो हर एक का अलग मीनिंग है। हले का अलग, हाँ, बिल्कुल। तो जब मैं कहती हूँ आमद होती है तो शायद मैं ये कह रही हूँ कि देखो, अपने अंदर कुछ होता है लेकिन वो कब जाहिर होता है, मैनिफेस्ट होगा, हम नहीं कह सकते। मैं उसको आमद कहती हूँ कि एक मोमेंट होता है, there is a trigger, something brings it out, or maybe there is a force which kind of connects us। और इससे मुझे वो भी याद आता है गालिब साहब का कि आते हैं गैब से, तो वो भी क्या है, ये उसमें भी मज़ामी कुछ ख्याल। कह दीजिए आप, मेरे दिल में सवाल उठ हाँ, ही गया है तो ये आते जो हैं गैब से ये मज़ामी ये ख्याल। ऑप्टिमिज्म कैसे बना के रखे शायर, जो आप कह रहे हैं ना कि लो मोमेंट्स आते हैं, दिल में खदशा भी आता है, कई तरह के शायद भी, मतलब हमारी स्टेट ऑफ फियर भी होती है। तो क्या क्या करें हम, मैं बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल देखें बिल्कुल कि वो हमें हमारे ऑप्टिमिज्म बरकरार रखे। मैं बिल्कुल बताता हूँ। और इस बात का अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा एक्यूरेट जवाब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वो जवाब मेरा नहीं होगा। ये हम्म। मुद्दा तो मुझसे सदियों पहले यूनानियों ने हल कर दिया। अच्छा। ग्रीक मिथोलॉजी है, एक ग्रीक मिथ है कि हर तख्लीकार को 14 मिनट मिलते हैं एक शाहकार बनाने के। हम्म। वो उन 14 मिनट में अगर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा होता है तो वो शाहकार हो जाता है। अब हम्म। जैसे हमारे मजाहिब में क्या कहते हैं, रमजान में एक रात कहते हैं कि बहुत स्पेशल है, तो फिर हम रमजान की आखिरी सारी रातें जाग लेते हैं ताकि वो एक रात हमें मिल जाए। तो जी। तख्लीकार को यही करना चाहिए, वो 14 मिनट ना कहीं उससे मिस ना हो जाए। हम्म। इस खौफ में, इस हम्म। पैसे पैसे इस खौफ में, इस गुमान में वो सारी जिंदगी 24 में से 24 घंटे इस अमल में रहे, तखलीक के अमल में रहे। वो ये चौदह कॉन्स्टेंटली। मिनट अगर तलाश करता रहेगा हम्म। तो फिर वो अपने आप को इतना पॉजिटिव रख पाएगा। हम्म। और वो 14 मिनट जिसको मिल गए बस। तो ये है कि अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट करूं, जी। तो मैं, अगर मैं मतलब उस 14 मिनट की वजाहत में ना जाऊं, सिर्फ जी हाँ। इसको साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट करूं, तो मुझे ये कह रहा है कि इस तरह की सीख इसलिए दी जा रही है कि आपका एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए अपने फन के साथ, बेशक। पूरी वफा होनी चाहिए, बेवफाई नहीं चलेगी, और कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल है। उससे दिलो जान से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट आ ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब कि इसकी डेडिकेशन आपके मजहब की तरह की डेडिकेशन है। आप जी। हिंदू हैं तो आप सिर्फ उस वक्त थोड़ी हिंदू है जब आप मंदिर में खड़े हुए हैं। आप मुसलमान हैं तो आप सिर्फ उस वक्त मुसलमान थोड़ी हैं जब आप, भाई आप आंख खुलने से और आंख बंद होने तक आप मुसलमान हैं। आप देखिए, शायर हैं आंख खुलने से आंख बंद होने तक। कितनी खूबसूरत बात कही आपने, सच में ये बात अगर दिल में बिठा लेना, तो अगर आप शायर ही शायर हैं तो कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने, और बहुत ही प्यारा ऑप्टिमिज्म का रास्ता दिखाया। और कि इसमें मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ एक सच्चाई चाहिए।
हम तब्दीलियों की बात करेंगे, और एक बड़ी क्लीशेड लाइन है, उससे ही मैं शुरू करती हूँ। सभी हम्म। बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, काइंड ऑफ अ लाइन। बड़ी बोरिंग लाइन है, लेकिन ये बात तो सच है कि सभी कहते हैं। बट बेवकूफी की बात जो मुझे नजर आती है, इंसान काफी बेवकूफियां करता है, उसमें वो ये है कि ये कहते हुए भी, जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम्म। काफी लोग। एंड दे रेजिस्ट चेंज। हमारी शायरी की अगर दुनिया को हम लेते हैं, तो वहां भी जब जब तब्दीलियां कोई लाना चाहता था, उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। जी। जब आजाद नज्म बनी, तब भी प्रॉब्लम थे। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अदा जाफरी साहिबा का, तो उन्होंने बताया कितनी मुश्किलें होती थी अगर वो वैसा कहना चाहती थी उस जमाने जी में, हाँ। और 40s में, 50s में। तो ये चेंज जो है, ये तो कई लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है। वो इतने कंफर्ट जोन में अपने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बदलना चाहते। और आज के दौर में उस तरह के लोगों का जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड चीजें तो आज खरीदी, कल आउट हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। हम्म। तो चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। जो चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उन्हें बहुत सारी एंग्जाइटीज आती हैं, और तरह की चीजें, प्रॉब्लम्स होती हैं मेंटल स्टेट की। लेकिन अमर इकबाल नहीं डरता चेंज करने से, कुछ बदलने बिल्कुल से, कुछ तब्दीली लाने से। तो वो प्रोज को सोनेट के साथ मिला देता है। ऐसे ही। मैं जानना चाहूंगी आपके प्रोनेट के बारे में। बहुत ही बोल्ड स्टेप है, एंड वेरी क्रिएटिव स्टेप। एंड आई रियली एडमायर दैट, क्योंकि क्रिएटिविटी एक्चुअली इज अबाउट बीइंग एबल टू से नो टू व्हाट इज एंड क्रिएटिंग व्हाट कैन बी। बिल्कुल। तो आप हमें समझाएं कि ये आपके दिल में जो इसके बारे में ख्याल हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये क्या है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी रेजिस्टेंस पेश आ रही है। और ये सब समझाने के बाद हमें एक अपनी क्रिएटिविटी इस एरिया की जरूर सुनाए। मैं अर्ज करता हूँ। प्रोनेट पर आने से पहले चेंज के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। जी। कि चेंज के बारे में जैसे कि आपने कहा, इसी बात को यहाँ पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मिसरा अब तो मुहावरा बन चुका है कि सबात सिर्फ या सबात एक, सबात सिर्फ तगय्युर को है जमाने, हम्म। कि हम्म। सिर्फ तब्दीली को सबात है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर तब्दीली को सबात है तो फिर सवाल सबात हुआ ना, फिर तो तब्दीली हुई। हम्म। क्या बात अगर है। चेंज कांस्टेंट है तो फिर हम्म। कांस्टेंट हुआ ना, फिर तो चेंज हुआ ही। या राइट। a अच्छा, straight एक ये, ironical thing there, yeah. जी जी Yeah. जी, हम्म। एक एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि जो चेंज को रेजिस्ट करने वाले हैं, हम्म। उनका वजूद कितना जरूरी है। वो अब यहाँ पर भी क्या कहते हैं, मैं वेट जो है, अपने आप को सपोर्ट यहाँ पर, कि चूंकि पहले इकबाल के मिसरे को निगेट किया गया, इस वजह से इकबाल का ही सहारा लूंगा कि ये जी। जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हम्म। वादे मुखालिफ। तो अच्छा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगी ना, तो तो ये उड़ेंगे चेंज ना। इतना पावरफुल नहीं होगा। हाँ। ये फिर चेंज होगा, वो हल्का सा मामूली सा चेंज होगा, वो गुजर जाएगा। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही उसकी इस उसको चेंज कम को कर देगी। पावरफुल करती है, कि आपको फिर बहुत ताकत के साथ आना पड़ता है। अब हाँ। हम प्रोनेट के करीब आ रहे हैं, काफी करीब आ गए हैं। क्या बात। उसकी एक मंजिल थी राशिद के पास। राशिद से पहले भी लिखी गई, लेकिन नून मीम राशिदी के हवाले से हम आजाद नज्म जानते हैं। जी। तो एक जगह ना, ये वाकया कहीं पर मैंने पढ़ा है और सुना है अपने बड़ों से, कि मंटो और राशिद कहीं जा रहे थे। अच्छा। तो एक जगह एक साइकिल खड़ी हुई थी जिसका ना हैंडल था, ना पहिया था, ना कुछ था। तो चूंकि वो तो दोस्त थे, आपस में साथ के थे, तो हाँ। मंटो ने राशिद पर जुमला कसा था, बोलता, ओए देख तेरी नज्म खड़ी अच्छा। है साइकिल। उफ। और उफ। राशिद की नज्म को उफ। किसी ने कबूल नहीं किया था उस वक्त। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मंसूब ही नून मीम राशिद के साथ हो गई। अब हम्म। हम प्रोनेट के इतने करीब आ गए हैं कि अब इसकी टेक्निकलिटी पे मैं बात करता हूँ, कि नून मीम जी। राशिद साहिब ने आजाद नज्म के नाम पे क्या किया था, कि शायरी की जो तसलीस थी, जो ट्रिनिटी थी शायरी की, हम्म। और अब तक है और सारी दुनिया में यही तीन चीजें हैं हम्म। जिन पे आप फोन एस्थेटिक्स, जिन पे आप सौती जमालियात कायम करेंगे,
वो हम्म। रदीफ है, काफिया है, काफिया। और वो मीटर है। जी। इन तीन के अलावा चौथी चीज नहीं है। बिल्कुल। आजाद नज्म में क्या हुआ, आजाद नज्म में रदीफ और काफिया गिर गए, हाँ। सिर्फ मीटर रह गया। करेक्ट। जहां जात नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन गुजर हूँ, टना टन टना टन टना टन टना, हाँ, और ये 1 मीटर में वो चलती रही अपनी और अब रिदम चल बढ़ती रही गई। है, ठीक है। हम्म। सही है जी। फिर हमने क्या किया, यानी कि प्रोनिट में, प्रोस सोनेट में ये दोनों चीजें रख ली, सिर्फ मीटर को गायब कर दिया। जी। तो काम सिर्फ उसका अपोजिट ही हुआ ना। हाँ। उससे क्या हुआ कि रदीफ और कवाफी को फॉलो करना तो एक तो बहुत आसान होता है। जी। अब चूंकि आपका ताल्लुक नफ्सियात से है, तो यकीनन आप इस बात को दूसरे लोगों से बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिएगा कि हम्म। काफिए की, अगर आप नफ्सियात पे गौर करें, तो हम्म। जब आप किसी का साइको एनालिसिस करते हैं तो आप उसको एक लफ्ज देते हैं वर्ड और उसका एसोसिएशन क्विक, जो, हाँ हाँ। जी, उसका क्विक रिस्पॉन्स मांगते हैं। जी। यहीं से तलाजमाकारी भी देखें कि हाँ। तलाजमाकारी की भी बुनियाद यहीं से है, और यहीं से काफिए का भी है। तो मेरे पास अगर दर का काफिया आ रहा है, हम्म। तो जो आदमी किसी पैरानोया का शिकार है वो दर के बाद फौरन कहेगा डर। बिल्कुल। जो आदमी सुकून में है वो कहेगा घर। आहा। अच्छा, तो हाँ। ये सपोर्ट जो होती है ये प्रोनेट में काफिया देता है, और हम्म। काफिया तो बहुत आसान होता है। हम्म। और ये कोई आपने थ्योरी ये तो भी नहीं कहा है है, मेरी। हाँ मुझे याद आ रहा है, सॉरी तक को मैं काट रही हूँ, लेकिन आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि शायद गजल जो है शुरू ही काफिये से हुई थी। बिल्कुल, हाँ जी, यही इसी इसी पेपर में आ रहा था कि शायरी हाँ। मेरे ख्याल से शुरू ही काफिये से हुई होगी। कोई थ्योरी हम्म। नहीं है ये अब तक, लेकिन ये एक मतलब कि मुझे लगता है कि मीटर बाद में सीखा होगा। जी। मीटर बाद में, पहले शुरू ही काफिये से तो। हम्म। और प्रोनेट में ओवरऑल क्या है कि प्रोनेट में है वो काफिया ही। हम्म। और आपकी यानी नसरी लाइनें, ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त हम गुफ्तगू करते करते एक प्रोनेट जो है वो बना लें, एक लाइन आप कहें, हम्म। उसकी अगला जो मेरे दिल में है वो मैं कहूंगा, और हम्म। आखिर के कवाफी मिलाना तो बहुत आसान काम है। थोड़े से जी। हम तरीके से उनको आपस में मिला लेते हैं। जी। अच्छा, जी। इसका तो इस तरह जो है वो प्रोनेट वजूद में आए। हम्म। ठीक है जी। और जो पीछे सपोर्ट क्या कहते हैं उसको, जुड़त रही, वो जुड़त राशिद की सिंपल थ्योरी से रही कि भाई उन्होंने एक चीज गिराई, हम्म। हमने वो चीज उठा के हमने दूसरी हम्म। चीज गिराई। हम्म। यानी कि राशिद ये तो प्रूव करवा चुके थे कि भाई दोनों में से एक से भी काम चल सकता है। चल सकता है। हम्म। तो हम्म। एक उनका दूसरा एक था, मेरा अगला एक है, और चौथी कोई चीज शायरी में नहीं है। तीन ही तो बिल्कुल। चीजें हैं जिसपे वो क्या कहते हैं आपकी शायरी कायम होगी। तो इससे ये हुआ कि आपके एक्सप्रेशन को बहुत आसानी मिली। एक एक्स जगह भी यहाँ मिल पर जाती काफिया है। बन गया। तो हाँ। यहीं से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी। राइट। एक्सप्रेशन आपका अपना है, वो जो एक्स हम्म। उसमें ऐड होना है वो जी काफिया बन गया। आप हम्म। थोड़ा सा नजर दौड़ा लें, शेक्सपियरियन सोनेट्स पढ़ लें या कोई भी सोनेट्स पढ़ लें, तो सोनेट्स में आपको कई तरह की राइम स्कीम्स मिल जाएंगी। हम्म। हम्म। और नसरी नज्म पर 70s से बहस तो चल रही थी धुआंधार। जी। कोई कह रहा था कि ये है, कोई कह रहा था कि ये नहीं है। नहीं जो है। नहीं कहने वाले थे वो कह रहे थे कि भाई इसमें नजमियत नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हाँ। जो हाँ। हाँ कहने वाले थे वो जिद कर रहे थे कि एक नजमी, लेकिन नजमियत कहाँ है, हाँ। दिखाओ। राशिद हम्म। दिखा रहा था कि भाई नजमियत ये रही मीटर में है, और उसी मैं तरह दिखा आपके रहा हूं कि सॉनेट में है। नजमियत ये रही काफिये में है। ये करेक्ट। बात है। हम्म। हम्म। और इसका असर, फिर आपने पूछा कि असर क्या हुआ, तो अव्वल तो प्रोनिट ही बेतहाशा लिखे लोगों ने, वो हम्म। बड़े ही नुमाइंदा रसाइल में छपे भी, हम्म। किताबें भी आई। और उसके अलावा उसका जो एक असर में नसरी नज्म पे देख रहा हूँ कि हम्म। नसरी नज्म अब कवाफी के साथ ही आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा असर अच्छा। में टीवी सीरियल्स और टीवी कमर्शियल पे देख रहा हूँ कि कैसे? कमर्शियल जो बंदा बना रहा है वो शायरी तो नहीं जानता, तो वो हाँ। मीटर तो नहीं जानता, तो वो हाँ। बस काफिये में कोई बात कह देता है और वो बहुत अच्छा उसका अच्छा। कमर्शियल बन जाता है, आम कैची है। आदमी के लिए कितनी सहूलत है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कई लोग शौक शौक से कहते हैं चलो काफिये में बात करते हैं। हमारे यहाँ तो एक फिल्म भी आई थी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, खूबसूरत, उसमें वो फैमिली है ना, वो काफिये में बात करती है, अरे बात वाह, के क्या बता। बात है, अब क्या देखिए बात है। ऑनलाइन मिलता वो होगी। हाँ, और मैं बड़ा जरूर ही, बल्कि देखूंगा, बल्कि मैं उसमें से प्रोनेट्स बना के शेयर करूंगा, मैं उसमें से एक अगर चंक काट लूंगा वो प्रोनेट बन जाए। उसमें रेखा है और रोशन, ये ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन है,
और वो फैमिली काफिया वाह में बात करती है। मैं आपको वाह लिंक वाह वाह। भेजूंगी उसका। आप तो भेजिएगा, फिर मजेदार उसमें बात बड़े है। मजे की हम एक्टिविटी ये करेंगे कि हाँ, उसमें प्रोनेट बाय रेखा, तो रेखा साहिबा का प्रोनेट हमें मिल जाएगा। क्या बात है। नहीं, आप तो सच एक में एक बता रही एक हो हिस्सा कि काट लिया, प्रोनेट है वो। बिल्कुल। और वो बड़ी मजेदार फैमिली का सेटिंग उन्होंने बनाई, और फिर वाह। वो काफियाबाजी हुई। और तो मुझे लगता है ये जो आपने बात कही है कि इतना हर चीज का प्रेशर डाले बिना भी उसमें उसको नज्म एक खूबसूरत चीज बनाया जा सकता है। एक चीज हम मीटर नहीं रख रहे, लेकिन उसकी खूबसूरती आ रही है काफी से, जो मजा आता है ना कैसे वो खत्म बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल है। तो इसी बात पर एक सुनाइए ना हमको। अच्छा, मैं प्रोनेट पेश करता। हम्म, प्रोनेट है, इसका उन्वान है जुबां दराज। जी, सुनाइए, अता हो। मैं अपनी बीमारी बताने से माजूर हूँ, मुझे जबान की अजीब बीमारी हो गई है, सो गुफ्तगू से परहेज करने पर मजबूर हूँ, मेरा लहजा करख्त और आवाज भारी हो गई। आहा, जबान में फी लफ्ज 1 इंच इजाफा हो रहा है, पहले भी तो ये कांधों पर पड़ी थी, तुम्हें मेरी मुश्किल का अंदाजा हो रहा है, तुम जो आहा, मुझसे बात करने पर अड़ी थी। आहा, आखिरी तकरार के बाद मैंने जुबान समेट ली है, अब मैं एक लफ्ज भी मजीद नहीं बोलूंगा, खींच तान कर जुबान अपने बदन से लपेट ली है, दुआ नहीं करूंगा, गिरा नहीं खोलूं। मेरी हर पसली दूसरी पसली में धंसती जा रही है, मेरी जुबान मेरे बदन पर कसती जा रही। वाह, ये है। वाह, वाह। देखिए तो क्या क्या कहने की यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन और इतना भी मैं कह सकती हूँ, जितनी मैंने आपकी सुनी है, वो सुनने के बाद आसान तो हो गई है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। इवन हाँ, जाहिर है। ये ये इवन ऐसा दिस नहीं है कि लैंग्वेज एंड जो इसमें आपकी रवानी है, जो फ्लो है, जी जी। काफिया जरूर हेल्प करेगा, लेकिन बाकी का काम आपके एक्स से निकल के आएगा, है हाँ ना। जी, मतलब पोइटिक्स पोइटिक्स तो होनी चाहिए ना, और पोइटिक्स को लाना कोई रखना कोई आसान काम तो नहीं है। एब्सोल्युटली। जितनी, मैं जो सिर्फ कहते हैं ना, यही, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल मैं इसलिए ये पॉइंट रेज कर रही हूँ कि कहीं कोई ये ना सोच ले कि बहुत आसान है तो चलो प्रोनेट की तरफ चलते हैं। ये ऐसे भी ही। अपने आप में एक अजीम कला है, और इसको भी पिकअप करने के लिए वो बेसिक्स तो यहाँ भी चाहिए। ऐसे ही है। मिल गया। जी, हाँ, अब ये खास कर मैंने ना आपके लिसनर्स के लिए जी, मखसूस एक प्रोजेक्ट ढूंढा है, और ये किसी और का है, शायर का नाम है अजरम इस्लाम। जी, सुनाए हमें। और इस प्रोजेक्ट में सुनने वाले इमेजरी की हम्म। मिराज देखें और उसकी गुंजाइश देखें। इसका नाम है हाथी गांव। अच्छा, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजीब है। हाँ, इन जामनी पहाड़ियों के आगे हाथियों का गांव है, हाँ। तुमने तो सुना ही होगा ए चमड़े के ताजरों, नीली आबशार तक तो धूप है, बाकी रास्ता छांव है। अच्छा। बैलगाड़ी को तैयार रखो सारे मुसाफिर। हाथी गांव की लड़कियां बर्तन बनाती, हम्म। कपड़े बनाती हैं मुसाफिरों के चमड़े से, मर्दों की उंगलियों के हार गले में सजाती हैं, मगर वो बेचारियां बहुत लड़ती हैं लड़ाई झगड़े से। हम्म। हाथियों के गांव के मर्द बहुत मजलूम हैं, परदेसी औरतों का खून साल में बस एक बार मिलता है, इनके बूढ़े मजबूर हैं, इनके बच्चे मासूम हैं, ए चमड़े के ताजरों मुसाफिरों, ये हाथी गांव का रास्ता है। तीर कमान तलवारें नेजें ये सब तो बस बहाना है, इस हम्म। जन्नत में जाकर लोगों वापस किसने आना है। आहा, आहा, क्या बात है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी प्लैनेट्स मैंने सुने हैं या पढ़े हैं ऑनलाइन जाकर, जहाँ जी जी। एक जो एक तो इमेजरी को ज्यादा स्पेस मिल रही है। बिल्कुल। आप बड़े अनयूजुअल कॉन्सेप्ट्स वहां ला रहे हैं, अनयूजुअल अल्फाज वहां ला रहे हैं, जो नई शायद तलाजमाकारी, शायद बिल्कुल। उसमें नहीं जा पाते एक दो मिसरों के शेर में, है ना। बेशक। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एक ना, एक वो जाल सा बन रहा है, और वो सब कैसे जुड़े हैं ये आपकी कला है। वाह, ऐसे वाह, ही। क्या बात है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फीचर ऑफ प्रोनेट, ब्यूटिफुल। एक बल्कि आप इजाजत दें तो मुझे, ताकि मजीद बात क्लियर हो जाए,
एक हाँ मेरे सामने चीज और याद आई, जी। और से दिस विल प्रूव द रेलिवेंसी अच्छा अच्छा, बताएं हमें जरूर। का उन्वान है प्ले नाउ। ओके। हम दोनों कैंडी क्रश सागा में कैद हो गए। एक गेम बड़ा मोबाइल पे चलता है आजकल, हाँ एडिक्टिव हाँ सा है। हाँ जी जी। हम दोनों कैंडी क्रश सागा में कैद हो गए, यानी मतलब के रंग हमें मिले ही नहीं। तुम्हें देख तुम देख कर जायके का अंदाजा लगा सकते हो और जब चाहो खेल छोड़कर जा सकते हो। हम्म। जैसे रोशनी की रविश पर चलने वाले गुम हो जाते हैं, न जाने वो गुमशुदगी से क्या हासिल करते हैं, वैसे जख्म के निशान गुम हो जाते हैं, दिल दुखता है। हाँ दिल हाँ। तो आजकल प्लास्टिक का भी होता है। वो right। शोकेस में खड़ी हुई लड़कियां जीत गया है, कांच का एक एक लम्हा बिखर के बीत गया है। वक्त तो वक्त है, हमेशा इतना ही नाजुक रहेगा, पर ये तुम्हें स्क्रीन टूटने पर पता चलेगा। देखो शीशे टूट के लग जाते हैं, देखो हम अभी कैद ही रहना चाहते हैं। आए। तो क्या हाँ बात है। बिल्कुल, आपने क्या और बात। जिस जो बात आपने महसूस की कि कितना इसमें हमें रूम मिल जाता है अपनी इमेजरी को एक्सप्रेस करने का। हम्म। जैसे खासकर अगर हम विजुअल आर्ट्स की बात करें, हम्म। तो बड़ी ही आर्ट को चेंज करने वाली तहरीक सरेलिज्म की चली थी एक जी जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने तमाम आर्ट को तब्दील, अब शायरी क्यों दूर रह गई इस तहरीक से, इन नहीं, कैद की वजह मैं तो जैसे आपको सुन रही हूँ ना, एक तो आपका अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है उसमें, से। मतलब रियली खिंचा आता है इंसान सुनते। योर योर एनर्जी एंड इमोशनल अपील इन द वे यू रिसाइट इज वेरी कंटेजियस। तो, मोहब्बत। तो खैर लेकिन उसके अलावा जो मेरे जहन में क्या हो रहा था जब मैं सुन रही थी, ये तीनों पीसेस मैंने सुने, मेरे जहन में जो जुमला आया वो ये कि दिस इज गिविंग अ थर्ड डायमेंशन टू पोएट्री, बहुत शुक्रिया, लाइक अ बहुत। थर्ड डायमेंशन इन अ पेंटिंग। जी 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 जी। तो ये मुझे एक ना स्पेस इस तरह की दिखा रही है, और उसमें मैं खींची चली जा रही हूँ और मैं उसमें चल रही हूँ। देयर इज अ मूवमेंट, आई एम मूविंग ऐसे विद ही। योर, मैं आपके मिसरों के साथ मूव कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, मैं इसको और बयान नहीं कर पाऊंगी किसी तरह, बट आई होप माई माई एक्सपीरियंस हैज रीच्ड यू। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने एक इजाफा किया हमारे जो एक नई सिंफ इस दुनिया को दी। अपने आप का असर जो है वो दूर तक जाएगा, इसकी मुझे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कंफर्म्ड यकीन है मेरे बस दिल दुआ। में।